जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वनीकरण की परत चढ़ाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अग्निशामक यंत्रों में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, CO2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, इनको दोस्तों हमारे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब बात करें कि गुप्त वंश की स्थापना कब हुई है और किसने की है, तो 240 ईस्वी में श्रीलाल गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी सही होगा। जौनपुर शहर जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसको सिराज ए हिंद कहा जाता है। जौनपुर शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने की। इसकी स्थापना की है फिरोज शाह तुगलक ने। कब की है, 1359 से लेके 1360 तक। ठीक है, अब बात करें कि इसको क्यों बसाया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसको बसाया गया था। अब बात एक और पूछ लें यहाँ पे कि जो तुगलक वंश है उसकी स्थापना कब हुई और किसने की। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई है, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो दोस्तों मस्तिष्क के आधार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, DNA की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया। वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाता है मधुमेह, जिसको शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर साबुन लगाने से वह लाल क्यों हो जाता है। क्योंकि दोस्तों साबुन क्षारीय होता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रेफ्रिजरेटर में भोजन क्यों सुरक्षित रहता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है दोस्तों, तापमान में कमी आ जाती है, और जब तापमान में कमी आती है तो बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास है। कुशीनगर की बात कर रहे हैं, गोरखपुर के पास हो जाएगा। सारनाथ कहाँ है दोस्तों, सारनाथ है वाराणसी के पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। गतिज ऊर्जा का दोस्तों जो सूत्र है वो है KE बराबर 1/2 mv²। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर वेग को दोगुना कर दें, वेग को अगर हम दोगुना कर देंगे तो जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाएगी ना। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे आप रख के देख लो, अगर वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आगरा शहर की स्थापना 1504 में किस सुल्तान ने की थी। एक तो दोस्तों क्वेश्चन यही बन जाता है, आगरा शहर की स्थापना कब हुई है, 1504 में। अब किस सुल्तान ने की है, तो सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और पूछ लें कि लोदी वंश की स्थापना कब हुई है। लोदी वंश की स्थापना 1451 में हुई बहलोल लोदी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मानव हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी मांसपेशीय दीवार होती है। दोस्तों पिछले प्रैक्टिस सेट में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा है सबसे मोटी मांसपेशीय दीवार होती है कौन से में, बायां निलय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखो जो तात्या टोपे जो है, इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया था। ठीक है, लखनऊ का किया था तात्या टोपे ने। कुंवर सिंह की बात करेंगे दोस्तों, तो कुंवर सिंह हो जाएगा बिहार। ठीक है, बेगम हजरत महल की बात करेंगे तो इन्होंने किया है झांसी का नेतृत्व। बचता कौन है, नाना साहेब। नाना साहेब ने किया था कानपुर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। फिशर प्रभाव अर्थव्यवस्था में किन 2 चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। फिशर प्रभाव कौन सा हो जाएगा, नाम मात्र ब्याज दर पर मुद्रास्फीति। नाम मात्र ब्याज दर और मुद्रास्फीति। चलिए क्वेश्चन नंबर 17,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहाँ से ऐसे आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो यहाँ आप समझ लेना, ये जो हमारी हैं सरोजिनी नायडू, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, सरोजिनी नायडू ने। यहाँ पे पूछा है 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट। इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन जो था 1917 का, उसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। तो ये तो हैं विदेशी। ठीक है, अगर भारतीय पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, वो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर का अधिवेशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की बात हो रही है, 100 सीट हो जाएंगी साथियों। ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन अगर हम पूछें कि भारत में कितने प्रदेशों में विधान परिषद है, तो 6 प्रदेशों में है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यूपी, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है साथियों, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राज्य के राज्यपाल की बात हो रही है, इनकी नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। अब बात करें कि 153 में क्या है, तो 153 में है राज्यपाल का पद। ठीक है, राज्यपाल का पद है 153 में। 161 की बात करेंगे तो क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की। 148 में बात करेंगे तो भारत के कैग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था की पूछ रहा है। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? नगरपालिका से। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है साथियों। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में यह स्थापित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि यह बुनियादी संरचना को नष्ट ना करे? कौन सा मामला था साथियों? केशवानंद भारती 1973। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 में समानता का अधिकार, 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, समुचित पर्यावरण का अधिकार है, और आप देखेंगे तो सोने का अधिकार है। सबसे ज़्यादा जो संशोधन हुए हैं मौलिक अधिकारों के हिसाब से वो अनुच्छेद 21 में हुए हैं साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बजटीय आवंटन वृद्धि की गई? हरित ऊर्जा पर। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यूपी बजट 2026-27 का सटीक कुल परिव्यय क्या है? 9,12,696.35 करोड़। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ब्याज दरें इतनी कम हो जाती हैं कि मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं रह जाती। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौरी चौरा की घटना हुई? चौरी चौरा की घटना कब हुई है साथियों? 1922 में। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 में। अब दोस्तों यहाँ क्या पूछा है, चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी? तो ये हुई है गोरखपुर। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत में गिनी गुणांक का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? गिनी गुणांक, आय की असमानता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला मुख्य रूप से किस पशु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? बटेश्वर मेला जो है दोस्तों वो कहाँ लगता है? आगरा में। याद रखेंगे, बटेश्वर मेला आगरा में। कौन से पशु के लिए? ऊँट के लिए। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, शास्त्रीय नृत्य कथक का वह घराना कौन सा है जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक पहलुओं और श्रृंगार रस पर केंद्रित है? कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो कहाँ से हो जाएगा? लखनऊ घराना। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है? देखो दोस्तों,
कुचिपुड़ी अगर हम देखेंगे तो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कथक यूपी का। जो कोलकली है, कोलकली ये लक्षद्वीप का है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है। अगर दोस्तों जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या है, अगर हम कोई बाहरी खाद दिए बिना खेती करते हैं सिर्फ और सिर्फ देसी खाद से, उसको कहते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। हिंदी में अगर बात करें तो शून्य लागत पर खेती करना, ठीक है। कौन है इसके मुख्य प्रवर्तक, सुभाष पालेकर। ऑप्शन सी सही होगा, सुभाष पालेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आदर्श वाक्य क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या हो जाएगा, स्वस्थ धरा खेत हरा। अब दोस्तों बात करें इसको कब शुरू किया गया, हमारे पीएम ने शुरू किया था 2015 में राजस्थान के गंगानगर ज़िले से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत के विदेशी व्यापार में अनुकूलन भुगतान संतुलन क्या है दोस्तों। अनुकूलन भुगतान संतुलन का अर्थ क्या है, आयात निर्यात से अधिक है। ऑप्शन बी सही होगा, आयात निर्यात से अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करना और निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, गाजियाबाद हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, गाजियाबाद। सबसे कम की बात करेंगे तो श्रावस्ती, ठीक है साथियों, सबसे कम श्रावस्ती। अगर हम पूरी यूपी की बात करें कि यूपी में नगरीय जनसंख्या कितनी है तो 22.27, ठीक है साथियों, यूपी में 22.27। अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो 31.16, ठीक है, 31.16 है भारत की। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, अमृत योजना का प्राथमिक संबंध किससे है। अमृत योजना की बात करेंगे किससे हो जाएगा, ऑप्शन बी शहरी कायाकल्प और बुनियादी ढांचा सुधार। अब बात करें अमृत योजना की शुरुआत कब हुई है तो 2015 में, ठीक है, अमृत योजना की शुरुआत 2015 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। ऑप्शन डी सही होगा। अब बात करें क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1997 में हुआ। कहाँ हुआ, जापान में, ठीक है, क्योटो जापान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गैंडा पुनरुद्धार परियोजना के लिए जाना जाता है। गैंडा पुनरुद्धार परियोजना, दुधवा नेशनल पार्क। दोस्तों कहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र किसने किया है, A.G. टांसले ने। ऑप्शन बी A.G. टांसले। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। सबसे बड़ा वो भी प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, भारत के भौगोलिक विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है। दक्कन का पठार हो जाएगा। ऑप्शन बी दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों, ठीक है। अगर विश्व की बात करेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार। भारत का बात करेंगे तो दक्कन का पठार। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, दक्कन ट्रैप के संदर्भ में रेगुर मिट्टी के निर्माण का मुख्य कारण क्या है। रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी से आपको कुछ याद आया होगा। रेगुर मिट्टी किस खेती के लिए सबसे उपयोगी है, कपास के लिए, ठीक है दोस्तों। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। चलिए यहाँ क्या पूछा है, दक्कन ट्रैप के संदर्भ में रेगुर मिट्टी के निर्माण का मुख्य कारण क्या है, बेसाल्टिक लावा का अपक्षय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, भारत में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, सिंचाई क्षमता के सृजन और उसके उपयोग के बीच अंतर को कम करना। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कौन सा है, जोग जलप्रपात, ठीक है साथियों। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ बात करें कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, धुआंधार मध्य प्रदेश। बात करें हुंड्रू की, झारखंड में हो जाएगा। हुंड्रू कहाँ है, झारखंड में। चित्रकूट की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है साथियों। चित्रकूट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, मालवा पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। मालवा पठार के उत्तर में अरावली श्रेणी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर किस क्षेत्र में पाया जाता है? चूना पत्थर की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पूर्वांचल क्षेत्र में। ऑप्शन डी सही होगा, पूर्वांचल क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, रेडूकूट में एल्यूमीनियम कारखाने की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? क्या था दोस्तों? सस्ती बिजली, वो भी रिहंद बांध से। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ओडीओपी योजना के अंतर्गत भदोही जिला किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है, ओडीओपी योजना की शुरुआत कब हुई है? 2018 में। ठीक है साथियों, यहाँ पूछा है जो भदोही जिला है वो किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए। ऑप्शन बी सही होगा, कालीन भैया। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक है उत्तर प्रदेश का। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कुछ जनजातियों में प्रचलित लठवरवा भोज की प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? लठवरवा भोज विधवा विवाह के समय दिया जाने वाला भोज। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाप पंचायत का मुख्य सामाजिक कार्य क्या है? खाप पंचायत पूछा है, गोत्र और अंतरजातीय विवाह से संबंधित सामाजिक नियमों का प्रवर्तन। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है जो अपने पशु बाजार विशेष रूप से ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रैक्टिस सेट में पीछे आ चुका है। मैंने बताया था जो बटेश्वर मेला है वो आगरा में लगता है, ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, देवा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? देवा मेले की बात करेंगे, बाराबंकी में हो जाएगा। ऑप्शन ए बाराबंकी देवा मेला। क्वेश्चन नंबर 55, लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट स्थान पर मनाई जाती है और यह किनके बीच के प्रेम का प्रतीक है? राधा कृष्ण के बीच का प्रतीक है और कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में साथियों। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, सबसे बड़ा जो राजस्व प्राप्ति का जो स्रोत है वो है जीएसटी, व्यापार कर एंड वैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष सृजित किया गया और राज्य के पहले डीजीपी कौन थे? इसके ऑप्शन दोस्तों ऊपर दिए गए हैं, देखते हैं। बात हो रही है डीजीपी का पद। डीजीपी का पद जो है वो 1982 में बनाया गया था और पहले डीजीपी थे नरेश कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है दोस्तों पूछा गया है। राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते हैं और ये जो हैं सभी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके सदस्य में लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं, स्पीकर, राज्यसभा का उपसभापति भी होते हैं और एक होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, और दोस्तों इसमें विपक्ष का नेता भी एक सदस्य होता है। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? ये दोस्तों राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली समर्पित आतंकवाद विरोधी विंग है जिसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी गई? NIA। ऑप्शन बी सही होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ये दोस्तों 1996 में किए गए थे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? HD देवगौड़ा। ठीक है, HD देवगौड़ा। अगर बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थी? शेख हसीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, काला दाना मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस पड़ोसी देश के माध्यम से म्यांमार से जोड़ता है? केवल म्यांमार से। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 64, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय कौन थे? बताएं दोस्तों। यहाँ क्या पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है साथियों, और इसमें कुल न्यायाधीश जो हैं वो हैं 15। और बात करें यहाँ पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय थे बेनेगल
नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है दोस्तों, चलिए नया क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, ब्रिक्स संगठन में 2024 में शामिल होने वाले नए सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। अर्जेंटीना शामिल नहीं है साथियों। 2024 में कौन कौन शामिल हुए? इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, ये तीनों तो शामिल हुए हैं, लेकिन अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि दोस्तों सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क का सचिवालय है काठमांडू में। मैंने पहले भी आपको बताया 1985 में इसकी स्थापना हुई ढाका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन हैं? यहाँ दोस्तों हिंदी लेखक पूछा है, पहले हिंदी लेखक कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी सही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछ लें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1961 में। ठीक है, पहली बार कब दिया गया? 1965 में। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो जी शंकर कुरूप। ठीक है, आपको याद रखना है, जी शंकर कुरूप को पहली बार ये सम्मान मिला था। हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत जी को कब मिला है? 1968 में। ठीक है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है 1968 में। जी शंकर कुरूप को सबसे पहली बार मिला 1965 में, शुरुआत हुई 1961 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जिसे उस क्षेत्र का नोबेल माना जाता है? एबल पुरस्कार जो है ये गणित में दिया जाता है दोस्तों, और इसकी शुरुआत हुई है 2003 में। ठीक है साथियों, 2003 में इसकी शुरुआत हुई। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? क्रोएशिया बन गया है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है दोस्तों, 5 जून को तो हो जाता है पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 21 मार्च की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक किसे माना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। क्रिस्पर कैस9 तकनीकी जो हाल ही में चर्चा में रही किससे संबंधित है? जीन एडिटिंग से, ऑप्शन बी सही होगा, जीन एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अप्रैल 2024 से कुल सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये दोस्तों 25,000 कर दी गई है। अब बात करें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई? 2019 में। ठीक है, 2019 से इसमें 15,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन 2024 से बढ़ाकर इसको 25,000 कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए क्या है? अभ्युदय योजना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभ्युदय योजना की शुरुआत कब हुई है? 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, 1000 करोड़। अब दोस्तों बात करें कि नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत कब हुई? 2023 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है? कौन सा हो जाएगा? ललितपुर। ललितपुर जो है ये मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र की विशेषता क्या है? भावर क्षेत्र की विशेषता कंकड़ पत्थरों से युक्त छिद्रिल भूमि, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर प्रदेश पुलिस की पिंक पेट्रोल का मुख्य कार्य क्या है? पिंक पेट्रोल इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकना और त्वरित सहायता। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही के वर्षों में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष का मुख्य कारण कौन सी घटना मानी जाती है? गन्ने के खेतों में बाघों का आवास बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बजहर नामक त्यौहार मनाती है और लठ भरवा भोज की परंपरा रखती है? थारू जनजाति जो है ये दोस्तों बजहर नामक त्यौहार मनाती है और लठ भरवा भोज, अभी ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब दिया जाता है? तो विधवा विवाह पर। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के तहत किन 6 शहरों को नोडस के रूप में विकसित किया जा रहा है? आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, ऑप्शन बी सही होगा। आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर 83,
उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं चारों राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को छूती हैं? सोनभद्र जो जिला है साथियों, ये 4 राज्यों को छूता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, स्थिर कीमतों पर मापी गई जीडीपी को क्या कहा जाता है? स्थिर कीमतों पर क्या कहा जाता है? वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन ऊपर हैं इसके, क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी, वास्तविक जीडीपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी संसदीय समिति विशेष रूप से केवल लोकसभा के सदस्यों से बनी होती है? केवल लोकसभा से, प्राक्कलन समिति। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? विक्ट्री सिटी के हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? पी साईनाथ। ऑप्शन बी, पी साईनाथ। सोशल मीडिया पर फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फिशिंग हमले का जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराना। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के तट पर स्थित है और उस देश की राजधानी भी है? अब दोस्तों यहाँ बात करें कि जो बगदाद है वो है इराक की राजधानी, ठीक है। खार्तूम देखेंगे, खार्तूम है सूडान की राजधानी, ठीक है, ये नील नदी के तट पर है। कायरा या फिर कायरो, ये है दोस्तों मिस्र की, ठीक है। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी और सी, यानी कि खार्तूम और कायरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से किस महासागर में स्थित है और इस पर किस देश का राजनीतिक अधिकार है? आपने दोस्तों अभी देखा होगा ग्रीनलैंड पर विवाद चला था, ग्रीनलैंड को अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता था। ग्रीनलैंड कहाँ है? तो ये है आर्कटिक महासागर में, और अभी इस पर जो अधिकार है वो है डेनमार्क का। चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 91, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? जिब्राल्टर हो जाएगी अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किस देश में स्थित है? याद रखना दोस्तों, स्ट्राम्बोली जो है उसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं, और ये किस देश में है? इटली में। ऑप्शन सी सही होगा। 93 नंबर देख लो, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाए जाने वाले विस्तृत समशीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, पंपास में, ठीक है। अगर उत्तरी अमेरिका की बात होती तो हो जाता है प्रियरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 95, जनवरी 2026 में किस देश ने दक्षिण अफ्रीका से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के वितरण को सरल बनाने के लिए जनवरी 2026 में एक परिवार एक QR कोड पहल शुरू की? उत्तर प्रदेश ने की है साथियों, उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन ऊपर है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, फरवरी 2026 में ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट ने किस देश के 2030 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, 2025 में किस शहर ने 25वें शंघाई सहयोग संगठन जिसको SCO बोलते हैं राष्ट्र अध्यक्षों के परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये दोस्तों चीन ने की थी। ऑप्शन डी सही होगा, तियानजिंग में हुआ था 25वां शंघाई सहयोग संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, जनवरी 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? अंडर 90 की बात हो रही है दोस्तों, जिसमें कि सूर्यवंशी ने धमाल मचाया था। किसने जीता है? भारत ने जीता था। एक दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अंडर 90 का जो विश्व कप था वो कौन कौन से देश के बीच हुआ था? तो एक तो हो जाएगा भारत जो कि विजय रहा। हारने वाली टीम कौन सी थी ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके, तब तक के लिए जय हिंद।